नमो बुद्धाय। जय भीम। आज मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि वाकई में जो 1956 में धम्म चक्र चला था वो आज वाकई में गतिमान होता दिखाई दे गया औरंगाबाद में। मैं थाईलैंड में था और मुझे कहा गया कि औरंगाबाद में आना ही पड़ेगा। हालांकि अभी सुबह आया हूं, अभी शाम को वापस थाईलैंड जाना है, लेकिन इसका कारण एक है। मैं थाईलैंड क्यों जाना चाहता हूं आज आपको वो भी बताना चाहता हूं। हमारे प्रभाव के साथ अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि परसों थाईलैंड में बाबा साहब की मूर्ति कास्ट हो रही है वहां पे लगने के लिए। उसी के लिए मैं जा रहा हूं। आज ये जो धम्म चक्र हमने चलाया है, आज जितने भिक्षु 100 भिक्षु थाईलैंड से आकर यहां पर चल रहे हैं, धम्म यात्रा कर रहे हैं। ये धम्म यात्रा इसलिए नहीं कर रहे कि भाई जस्ट चलना है। ये धम्म यात्रा का मतलब ये है कि पूरे भारत को ये बता देना कि ये जो भारत है ये बुद्ध की भूमि है, सब लोग जान लो। ये चले हैं। मैंने इनसे पूछा कि आपने धम्म यात्रा की है? कहते बहुत सारी की है गगन। मैंने कहा कहां की? कहते कि श्रीलंका में की, कहते लेह लद्दाख में की है, हिमालय में की है, हिमाचल गए वहां गए। फिर मैंने कहा कि आपने अभी तक जो हमारे देश के सच्चे बुद्धिस्ट, रियल बुद्धिस्ट है वो नहीं देखे। एक धम्म यात्रा महाराष्ट्र में करो। इनको लगा कि धम्म यात्रा बड़ी आसान होगी। इन्होंने मुझे कुछ वीडियो दिखाए कि जहां पर ये चल रहे थे। कहा गगन देखो, एक बुजुर्ग औरत बेचारी आकर मेरे पैरों पर पानी डाल रही। मैंने देखा, बड़ा इमोशनल सा वो वीडियो था कि एक दो लोग आके डाल रहे थे। तो मैंने ज्यादा इन्हें कुछ कहा नहीं। अब जब यहां पर आए तो मैंने उस वीडियो के बारे में पूछा। मैंने कहा क्या आप कुछ कहना चाहेंगे कि एक बुजुर्ग औरत आपके चरणों में आकर पानी से आपके चरण धो रही थी, आप यहाँ देखो, आप क्या कहना चाहते हैं? इनकी आंखों में से आंसू निकले। उसने कहा ऐसा वातावरण ना मैंने जिंदगी में देखा है और ना ही देखूंगा। यही नहीं, मैंने भी इनको एक बात कह दी। मैंने कहा ये जो धम्म यात्रा, ऐतिहासिक धम्म यात्रा हो गई, शायद अगर कल आप मुझे भी कहेंगे कि वापस ऐसी धम्म यात्रा कर, तो शायद मैं भी कर नहीं पाऊंगा। ये मुझे कहा गया कि औरंगाबाद जो है वहां पर आना जरूरी है, क्योंकि वहां पर बड़े ही स्ट्रांग बुद्धिस्ट हैं, बड़े ही दिलो जान से जो है अस्थि कलश का वेलकम करेंगे, उनका वेलकम करेंगे। एक बार आके अपनी आंखों से आप देखो तो सही। और मैंने जब देखा तो जगजीत सिंह की वो गजल याद आ गई कि बस देखा तो देखता ही रह गया। ऐसा मंजर मुझे लगता नहीं दोबारा दिखेगा। और ये बात यहां पर खत्म नहीं होने वाली। ये मेरा वादा है कि बाबा साहब का बौद्धमय भारत का सपना अपने मरने से पहले पूरा करने के लिए जान लगा। ये बौद्धमय भारत होना ही चाहिए, क्योंकि इसके अलावा आप भारत के पास ही नहीं, पूरे संसार के पास कोई विकल्प नहीं रह जाएगा बुद्ध के धम्म के अलावा। बाबा साहब इतने पारदर्शी थे। पहले तो बाबा साहब के बारे में जानते भी नहीं थे। ये बाहर के जो देश के लोग थे, जितने बुद्धिस्ट, ज्यादातर इनसे पूछा गया। मैंने कहा कि आप लोग कहां जा गए, भारत गए? वो कहते हाँ मैं 2 बार गया, मैं 5 बार गया, कोई 10 बार गया। तो लेकिन कहां गए? बोध गया, सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर, ये 4 जगह घूमते तो उनको लगता है कि भारत का बुद्धिज्म हमने देख लिया। फिर मैंने इन्हें सच्चे जो भारत के बुद्धिस्ट हैं उनको दिखाया और महाराष्ट्र में इन्होंने आना शुरू किया, थाईलैंड से, वियतनाम से, अलग देशों से। और वियतनाम से जब महासंघा यहां पर आई तो उन्होंने जब ये मंजर देखा, बाबा साहब के बारे में पढ़ा, तो उन्होंने जानते हैं क्या कहा? मैं उनसे एक स्टैचू की रिक्वेस्ट कर रहा था उनकी यूनिवर्सिटी और मॉनेस्ट्री में। उन्होंने देखकर अपने मुंह से चैत्य भूमि पर यह अनाउंसमेंट किया कि वियतनाम देश में 14 अप्रैल को एक नहीं पूरे वियतनाम में 10 बाबा साहब के स्टैचू पूरे वहां पर लगा दिए जाएंगे। मैं एक हिंदू परिवार से आया, पला बड़ा हिंदू परिवार में। मैंने एक फिल्म की थी श्रीलंका में, श्री सिद्धार्थ गौतम। वो फिल्म करने के समय मैंने
बुद्ध के बारे में पढ़ा, तैयारी कर रहा था, काफी तैयारी कर रहा था, तो पढ़ा तो सोच में पड़ गया कि इतना बड़ा धम्म का खजाना हमारे सामने कभी लाया नहीं गया, न स्कूल में लाया कहीं गया, बस ये बताया गया कि बाबा साहब ने संविधान लिखा था, उनकी जयंती के दिन छुट्टी होती है, बुद्ध का धम्म, बुद्ध बड़े शांति प्रिय थे, शांति का प्रतीक है, इतनी बातें बुद्ध और बाबा साहब के बारे में बताई गई, कुछ ज्यादा बताया नहीं गया। लेकिन जब मैं पढ़ा तो हैरान रह गया, मुझे लगा कि ये धम्म का खजाना तो इतना बड़ा है कि ये तो भारत में पूरी तरफ फैलना चाहिए। तो मैंने प्रचार प्रसार शुरू किया दूसरे देशों में, क्योंकि भारत में तो मैं आया ही नहीं। मैं वहां जब प्रचार प्रसार किया तो मुझे श्रीलंका के महानायक श्रीलंका के महानायक ने मुझसे मिलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं नहीं मिलना चाहता गगन से, कोई खास बात नहीं है। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत प्रचार प्रसार कर रहा है, पिक्चर बहुत बड़ी, सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है पिछले 70 साल के, तो आप क्यों नहीं मिलना चाहते? उससे सब मिलना चाहते। तो उन्होंने कहा ये तो वही बात हो गई, जो आदमी खुद ही खुश नहीं है वो तो लोगों में खुशियां बांटने की बात कर रहा है। तो मैं समझा नहीं। उसने कहा क्या वो बुद्धिस्ट है जो लोगों को जाकर बोल रहा है कि धम्म फॉलो करो? तो मैंने कहा ये बात तो सही है, तब मैं बुद्धिस्ट नहीं था। तो सबसे पहले मैंने 2014 में बौद्ध धम्म अपनाया श्रीलंका में। उसके बाद जब मैं वापस भारत में आया तो मुझे लगा प्रचार प्रसार शुरू करूं। तो जब प्रचार प्रसार करना शुरू किया तब जाकर मैंने बाबा साहब के बारे में जाना, और जब मैंने उस महामानव के बारे में जाना तो मेरे जीवन का रोल मॉडल बाबा साहब ही बन गए, जो कि एक बोधिसत्व, जो कार्य उन्होंने किए नॉर्मल इंसान कर ही नहीं सकता, वो एक महामानव ही कर सकता है जो उन्होंने किए। मैं सोच में पड़ गया कि जो आदमी जिसको कभी साथ में खेलने नहीं दिया गया, उठने बैठने नहीं दिया गया, पढ़ने नहीं दिया गया, जितनी प्रताड़ना उन्होंने सही, शायद ही किसी ने सही होगी, और लेकिन वो रुका नहीं और ऐसे मकाम पर पहुंच गया कि भारत का संविधान लिख डाला। और जो लोग उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे, आज वही वर्ग के लोग, उनकी तस्वीर आप लगा दो, चाहे देश का प्रधानमंत्री क्यों ना, उनका सर उनकी तस्वीर के आगे झुकता है। ये बाबा साहब। तो ये मेरे अंदर एक जोश भरा कि मुझे बौद्ध में भारत का सपना पूरा करना है। तो सोचा कि सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। मैं सम्राट अशोक तो नहीं हूं, लेकिन हाँ 84,000 मूर्तियां बांटने की कोशिश जरूर कर सकता हूं, और वो संकल्प पूरा होगा। हजारों मूर्तियां बांट दी गई, उसी चलन पे चल रहा हूं। फिर मैंने सोचा कि बहुत सारी चीजें हैं फाउंडेशन के द्वारा, गगन मलिक फाउंडेशन के द्वारा मुझे करनी है, चाहे उसे स्किल डेवलपमेंट करो, चाहे कल्चर का प्रोग्राम का आदान प्रदान कहो, चाहे धम्म देशना की बात करो, बाहर से भिक्षुओं को लाकर धम्म की सही परिभाषा आप तक पहुंचाओ। ये सारे ये कार्य हमारी फाउंडेशन कर रही है। यही नहीं, मेरा एक सपना है, हमने सभी स्कूल देखे, ए ग्रेड पढ़ने के स्कूल है, सेंट मैरी स्कूल, बच्चे को यहाँ भेजो, क्रिश्चियन स्कूल है, फटाक से इंग्लिश बोलेगा और बहुत बढ़िया वहां से बच्चा निकलेगा, एकदम इंटेलिजेंट हो गया, एकदम बहुत बढ़िया। हिंदू बेस्ड स्कूल, मुस्लिम बेस्ड स्कूल, सिख बेस्ड स्कूल, और सारे ए ग्रेड, मतलब टॉप लेवल के। अगर एडमिशन कराने जाओ तो कई बार लाखों रुपया लग जाता है एडमिशन का। बुद्धिस्ट बेस्ड ए ग्रेड स्कूल कहाँ है? तो सबसे पहले ए ग्रेड बुद्धिस्ट बेस्ड स्कूल का इंतजाम करना है, ताकि उसमें जो पढ़े बच्चा वो हजारों में एक दिखना चाहिए। उसकी तैयारी हम कर चुके हैं, अब तैयारी आगे बढ़ चुकी है। ये जो धम्म क्रांति, ये जो अब चक्र चला है, आज तक तो हम सिर्फ सलाम ही कर रहे थे। 66 साल तक दीक्षा भूमि जाना है, 14 अक्टूबर को सलाम करना है, बाबा साहब को ट्रिब्यूट देना है, रेस्पेक्ट देनी है कि उन्होंने धम्म प्रवर्तन किया, आज हम इस मकाम पर हमें लेकर आए। लेकिन ये भूल जाते हैं, उन्होंने कहा था ये धम्म चक्र रुकने मत देना। तो ये जो आज मैंने क्रांति देखी है, तो आज ये समझ जाना कि उस धम्म चक्र को चलाने की तेजी की शुरुआत आज औरंगाबाद ने करके दिखा दी है। मैं बहुत खुश हुआ हूं। और जो महासंघ है थाईलैंड की, जो सुप्रीम संघ कहते हैं जिसे, वो उसमें 10 भिक्षु होते हैं टॉप लेवल पे। जब उन्होंने मंजर देखा कि इस धम्म यात्रा इस मंजर तक पहुंच गई है, तो कल उन्होंने कहा कि पहली बार मैं 15 फरवरी को चैत्य भूमि में खुद आऊंगा अपने सारे डिवोटीज के साथ। इतने बड़े बनते अब भारत में आ रहे हैं। तो ये चलन अब शुरू हो गया। ये सब आपके ऊपर, अब सब आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं। मैंने तो ये सोचा था कि मैं जब यहां पर आऊंगा तो मुझे बाहर के लोगों से बहुत लड़ना पड़ेगा भारत को बुद्ध में बनाने के लिए, लेकिन मैं गलत था।
मैं यहां अगर मुझे पता चला कि मेरी लड़ाई बाहर के लोगों से तो है ही नहीं, मेरी लड़ाई तो अपनों से ही है। अपने ही आगे नहीं बढ़ने दे रहे। एक जाता है तो दूसरा उसकी टांग खींच लेता है। बाबा साहब की बात आती है तो हमारे बाबा साहब, हमारे बाबा साहब। एक जिससे पूछ लूंगा कहूंगा मेरे बाबा साहब। और जब धम्म के कोई कार्य की बात आती है तो वो कहता है कि ओ ये तो गगन का प्रोग्राम है, ये ए का प्रोग्राम है, ये बी का प्रोग्राम है। लेकिन आज हमने ये शुरुआत की है। ये किसी ABCD या सिद्धार्थ जी या गगन जी या किसी और का प्रोग्राम नहीं है, ये धम्म का प्रोग्राम है। और ये जब हम अपनी सोच ये कर लेंगे कि जो भी कार्यक्रम होगा वो धम्म का होगा तो समाज एक होगा। मूर्तियां बांटना, समाज को एक करना। जिस दिन हम एक हो गए तो आप समझ लेना बाबा साहब का सपना बौद्धमय भारत का पूरा होने का कोई नहीं रोक पाएगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरी फ्लाइट भी है 6 साढ़े 6 बजे की। अपनी स्पीच करके मैं जाऊंगा, लेकिन एक बार तहे दिल से मैं पूरी महासंघ का शुक्रिया करना चाहता हूं। मैं रात को जाता हूं कई बार तो मैं देखता हूं वो टांके लगा रहे होते हैं पांव के नीचे। मतलब उनके पांव इतने छिल चुके हैं कि वो टांके लगा के सो जाते हैं, कोई बात नहीं, सुबह फिर चलना है। तो खून निकलते हुए देखा, हालत खराब उनके पांव की मैंने बहुत ज्यादा देखी। 2 भिक्षु हॉस्पिटल में इस मकाम तक पहुंचे हैं। ये किस लिए कर रहे हैं? अपने लिए नहीं कर रहे हैं। इतने दूर से आए हैं, किसके लिए कर रहे हैं? हमारे लिए कर रहे हैं। तो हमें उस खून के एक एक कतरे को रिस्पेक्ट करना है और अपनी जान लगानी है और बौद्धमय भारत करके ही छोड़ना है। एक बार नमो बुद्धाय जय भीम बोलेंगे, क्योंकि मैंने इनको कहा है कि भारत में जब आप नमो बुद्धाय बोलते हैं वो अधूरा होता है जब तक ये ना कहे जय भीम। इनको समझा दिया अच्छे से। तो जब हम जय भीम बोले तो आवाज जो है वो कहां तक जानी चाहिए? एटलीस्ट थाईलैंड तक जानी चाहिए। तो अब अपनी स्पीच खत्म करने से पहले थाईलैंड तक एक आवाज पहुंचा देते हैं कि हम आ रहे हैं बौद्धमय भारत देकर। नमो बुद्धाय जय भीम। ओके, थैंक यू वेरी मच। नमो बुद्धाय जय भीम। सबको बहुत बहुत शुक्रिया एक बार दिल से।